So yesterday we have started with the topic of transfer of title में कि a person usually cannot give, a person seller cannot give a better title to another person buyer than what the seller himself has. सेलर के खुद के पास में जो टाइटल है उससे ज्यादा अच्छा टाइटल वो बायर को नहीं दे सकता है। ठीक है, सेलर का खराब टाइटल है तो बायर को भी खराब टाइटल, अच्छा टाइटल नहीं मिलने वाला है, खराब ही मिलेगा। ठीक है, इस रूल को अपन ने लीगल मैक्सिम क्या पढ़ा था, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट, नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, मीनिंग अ पर्सन कैनॉट गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, फिर अपन ने इस रूल के एक्सेप्शंस पढ़ने चालू किए, फिर अपन ने इस रूल के एक्सेप्शंस पढ़ने चालू किए जहां पर एक बंदा खुद से बेटर टाइटल दूसरे आदमी को दे सकता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ही इज नॉट हैविंग दैट टाइटल, बट ही गिव्स अ बेटर टाइटल ऑफ ओनरशिप टू द बायर देन व्हाट ही हिमसेल्फ है। ये अजूबा कैसे हो गया कि सर लॉ में लिखे हुए ये एक्सेप्शंस, क्या कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट को दो तरीके से देखना है कि सर जो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था और एजेंट किसी बायर को बेच रहा है तो इसके खुद के पास तो टाइटल नहीं है, फिर भी ये बेटर टाइटल बायर को दे रहा है बिकॉज ही इज जस्ट इनटू द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ये तो हो गया पहला पॉइंट मर्केंटाइल एजेंट को देखेगा। दूसरा पॉइंट, एजेंट तो अपॉइंट किया है लेकिन एक सीक्रेट, मर्केंटाइल एजेंट तो अपॉइंट किया है लेकिन एक उसको बोला कि तेरे को बेचना नहीं है, बस पता करना है। मार्केट में यही पता है कि ये तो मर्केंटाइल एजेंट है प्रिंसिपल का। तो मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था ना कि उसको सेलिंग बाइंग कंसाइनिंग सबकी उसको अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जनरली मर्केंटाइल एजेंट ये सब कर सकता है। ये सीक्रेट लिमिटेशन के बारे में ध्यान ही नहीं था लोगों को, ध्यान होता तो अलग बात थी। तो बायर ने खरीद लिया गुड फेथ में और इसने बेच दिया, तो सर अब बायर को बेटर टाइटल मिलेगा एजेंट से? हाँ सर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सेकंड एग्जांपल अपन ने किया था, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, ये भी तीन जने मिलके एक चीज को ओन कर रहे हैं, कार को, उसमें से एक के घर सबकी सहमति से खड़ी है और उस एक ने बेच दी, बायर ने भी गुड फेथ में खरीद ली, उसको पता नहीं था तीन लोगों की कार है। ठीक है, तो फिर अब वो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा, भले ही सेलर के पास में केवल 33% टाइटल था, तीन जने मिलके होल्ड कर रहे थे तो 33% ही ओनरशिप थी, तो भी उसने बेटर टाइटल कन्वे कर दिया। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है सर, एक्स ने वाई के साथ में मारा कुट्टी करके इसका लैपटॉप जबरदस्ती 10,000 रुपए में खरीद लिया जो 1 लाख रुपए का लैपटॉप था। किससे बन रहा है कि सर कोवर्जन से बन रहा है, कोवर्जन से बन रहा है, तो फिर सर ये कोर्ट में जाके उसको रिसेंड कराएगा और जब तक रिसेंड नहीं होता तब तक उस पे स्टे लगवाएगा। लेकिन सर उससे पहले ही एक्स ने जेड को बेच दिया, जेड ने गुड फेथ में खरीदा, उसको नहीं पता पीछे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से ये मिस्टर एक्स के पास में आया। तो सर एक्स के पास में भले ही अच्छा टाइटल नहीं था, उसने जेड को बेटर टाइटल कन्वे कर दिया, अब वाई जेड से ये लैपटॉप ले पाएगा? नहीं सर, केवल इससे डैमेजेस वसूल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था, सेल बाय सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ देम। क्या बोलता है कि सर सेलर ने बायर को टेबल और चेयर बेच दी शोरूम में पड़ी हुई, बायर नंबर 1 को, बायर ने कहा कल आके डिलीवरी दे देना। जितने में बायर नंबर 2 शोरूम में घुसते हैं और यही सेम टेबल और चेयर सेलेक्ट करते हैं और सेलर बेच भी देता है दूसरी बार इसको, भले ही अब ओनरशिप नहीं है इसके पास में क्योंकि बायर को दे दी फर्स्ट बायर को, तो भी ऐसी सिचुएशन में सेकंड बायर को ये अच्छी ओनरशिप दे रहा है। फर्स्ट बायर के पास में क्या रेमेडी, या तो ऐसा दूसरा वाला माल ले ले इससे या फिर इसके ऊपर डैमेजेस के लिए क्लेम करे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट करना है, सिक्स पॉइंट करना है, सेवेंथ पॉइंट कर लिया था, सेल बाय एन अनपेड सेलर। सर सेलर ने बायर को माल की ओनरशिप तो दे दी लेकिन बोला पोजेशन तभी दूंगा जब पैसा आ जाएगा, पैसा आया नहीं, सेलर कैसा कि सर अनपेड सेलर, बहुत कोशिश की नहीं आया, तो सेलर उसको, अनपेड सेलर उसको मिस्टर न्यू बायर को बेच सकता है, तो न्यू बायर विल डिराइव अ बेटर टाइटल देन व्हाट दी अनपेड सेलर हैड, क्योंकि वो एक बार तो ओनरशिप दे चुका है तो इससे खुद से बेटर टाइटल डिराइव ये दे सकता है। नेमोडाइट नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट, सर इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट होता है तो ऑफिशियल रिसीवर उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है और बेच सकता है, भले ही ऑफिशियल रिसीवर खुद
उसका ओनर नहीं है, पर जो भी बायर है उसको खुद से बेटर टाइटल देगा, ओनरशिप का दे सकता है। ठीक है, कि आपने किसी के पास में गुड्स गिरवी रखे हैं, तो आप उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो वो माल को बेच सकता है, भले उसके खुद के पास में कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, वो आपको पूरी ओनरशिप दे सकता है। ठीक है, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि सर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स उन गुड्स को बेच सकता है, ये भी कल मैंने रिवाइज कराया था। तो कितना टाइम लगा रिवाइज कराने में कि सर 5-7 मिनट। जो 2 पॉइंट्स बच गए थे वो कर लेते हैं। नंबर 1, सेल बाय अ बायर इन पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। कनव इसको पढ़ना चालू कर। Yes, sir. Sale by अरे buyer in एक मिनट possession before कनव भैया, property. अरे 1 मिनट कनव भैया, कनव भैया कहाँ हाँ पर हो सर, आप? कनव कहाँ पर है? घर पे। पक्की बात? चलो कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर। सेल बाय बायर इन पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज वेस्टेड टू हिम, पढ़ स्टार्ट कर। A good title is passed to the buyer if following conditions are satisfied. The buyer must be in possession of the goods or document of title to the goods with the consent of the original seller and must have brought or agreed to buy the goods. Second, the buyer must have brought the goods in good faith. Third, the new buyer must have no notice of the lien or right of original seller in respect of the goods. Sorry, देखो, डरावा लग रहा है। देखो, सेल बाय अ बायर इन पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज वेस्टेड टू हिम। देखो, ये सेलर है, ये बायर है, बायर नंबर 1 है। ठीक है, सेलर ने या तो गुड्स का पोजेशन बायर को दे दिया है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो हैं वो बायर को दे दिए हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। यदि गुड्स का पोजेशन इसको दे दिया है, मान लो गुड्स, कार बेचनी थी, कार का पोजेशन इसको दे दिया, ओके सर, लेकिन कार के डॉक्यूमेंट्स इसके पास में, सिचुएशन नंबर 1, यानी कि कार इधर आ गई, कार के डॉक्यूमेंट्स इधर है। या फिर सिचुएशन नंबर 2, कार के डॉक्यूमेंट्स इधर दे दिए, कार भले ही खुद के पास में हो। तो दोनों में से कुछ भी हो जाए, या तो गुड्स बायर नंबर 1 के पास में, या फिर उन गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर नंबर 1 के पास में। ठीक है सर, उसको दिखा के बायर नंबर 1 ने क्या किया, या तो गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, उसको दिखा के, दोनों में से जो भी था, गुड्स दिखा के या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिखा के, उस बायर को अभी तक ओनरशिप नहीं दी गई है, ओनरशिप ना दी गई है, बोला तुम माल चाहिए या माल के कागज चाहिए वो ले जा, माल की ओनरशिप पेमेंट आएगा तब दूंगा। लेकिन भाई उसने क्या किया कि आगे नहीं, पेमेंट आएगा तब दूंगा नहीं वाली बात, या तो इस बायर के पास में गुड्स थे या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स थे। ठीक है, ओके सर, अभी तक ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं दी गई है इसको। ओके सर, इस बायर नंबर 1 बहुत ही होशियार आदमी है, इसने या तो गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो भी इसके पास में था उसको दिखा के उन गुड्स को बायर नंबर 2 को सेल कर दिया। ओके सर, सर बायर नंबर 2 ने भी ये माल गुड फेथ में खरीदा, वो बेवकूफ तो है नहीं, उसने देखा कि या तो गुड्स इसके पास में है तो क्यों नहीं बेच सकता है, ये तो गुड फेथ में खरीदेगा, इसको नहीं पता था बैकड्रॉप में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है। या फिर डॉक्यूमेंट, कई बार चीजें डॉक्यूमेंट देख के भी बिकती हैं, अच्छा मर्सिडीज है, अच्छा 2021-22 का मॉडल है, ठीक है मैं खरीद लूंगा, डन सेल, इतने 10 लाख रुपए में मैं आपसे खरीदता हूँ। ओके, तो बायर नंबर 2 में गुड फेथ में वो चीज बायर नंबर 1 से खरीदी। क्या बायर नंबर 1 के पास में अभी तक इस चीज की ओनरशिप थी? नहीं सर, बायर नंबर 1 के पास में इस चीज की ओनरशिप नहीं थी। क्या बायर नंबर 2 जो है उसको इस चीज की अच्छी ओनरशिप मिलेगी? सर मिलेगी, सर मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि है ना, इसने गुड फेथ में काम किया, इसको बैकड्रॉप में पता नहीं। ठीक है, खुद लॉ बोल रहा है दैट इस केस में जो टाइटल इस आदमी के खुद के पास में नहीं था, उससे बेटर टाइटल इसने बायर नंबर 2 को दे दिया है। तो क्या अब सेलर इससे गुड्स वापस मांग सकता है? नहीं सर, ये जो ओरिजिनल सेलर है वो बायर नंबर 2 से गुड्स वापस नहीं मांग सकता है।
ठीक है। लेकिन सर हाँ, ये इससे अपना पैसा या जो भी है वो मांग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये समझ में आ गया? इसके लिए जरूरी बातें क्या है? द बायर मस्ट बी, जो बायर नंबर 1 है जिसने सेलर से माल लिया है, अभी तक ओनरशिप नहीं मिली है, बायर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ आइदर द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल सेलर। खुद ओरिजिनल सेलर ने उसको गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया, ये चोरी करके ऐसे या फिर कहीं से हाथ लग गया वैसा नहीं है, ठीक है। एंड मस्ट हैव बॉट और एग्रीड टू बाय द गुड्स, या तो उसने खरीद लिए हैं या एग्रीमेंट टू बाय किया कि मैं भविष्य में खरीद लूंगा, ऐसा कुछ करके वो लाया है। सेकेंड, द बायर, न्यू बायर, बायर नंबर 2 मस्ट हैव बॉट द गुड्स इन गुड फेथ। बायर नंबर 1 से बायर नंबर 2 ने ये गुड्स गुड फेथ में खरीदे हैं। द न्यू बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ लियन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। इसको पता ही नहीं था नए बायर को, सेलर बायर नंबर 1 बायर नंबर 2। मान लो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसके पास में है जो सेलर ने खुद अपनी इच्छा से दे दी, ठीक है ले जा, गलती कर रहा है ये ऐसा करके, ध्यान करना। अभी तक ओनरशिप नहीं दी है, केवल डॉक्यूमेंट दे दिए, माल खुद के पास में ही पड़ा है, लियन एक्सरसाइज कर रहा है गुड्स पे कि जब मेरे को पैसा देगा तब मैं ओनरशिप दूंगा, उससे पहले गुड्स का फिजिकल पोजेशन नहीं दूंगा, भले डॉक्यूमेंट चाहिए तो ले जा। ओके सर, ओनरशिप दी हुई नहीं है। लेकिन इस बायर नंबर 1 ने तो वो डॉक्यूमेंट दिखा के ही बायर नंबर 2 को माल बेच दिया, और बायर नंबर 2 ने गुड फेथ में माल खरीद लिया, ठीक है। इसको पता ही नहीं था बैकड्रॉप में ऐसी सिचुएशन चल रही। तो सर अब भले ही बायर नंबर 2 को पता नहीं है कि गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर रहा है ओरिजिनल सेलर, ओरिजिनल सेलर गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सेस कर रहा है, सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देके खुद सेलर ने ही बायर नंबर 2 के लिए ये एक व्यवस्था खड़ी कर दी। क्या व्यवस्था खड़ी कर दी? कि मैं ये गुड्स मतलब दिखा के बेचे जा सकते हैं, खुद ने इनडायरेक्टली वो काम कर दिया एक तरीके से, ठीक है। सो द न्यू बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ द राइट ऑफ लियन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। उसको पता ही नहीं था बैकड्रॉप में ऐसा कुछ कहानी चल रही है। तो फिर सर अब बायर नंबर 2 को अच्छा टाइटल मिला है, उससे माल वापस सेलर उठा के नहीं ले सकता। लेकिन 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 सेकंड, अब सिचुएशन ऐसी है कि सेलर ने बायर नंबर 1 को माल तो दे दिया, पोजेशन ऑफ गुड्स तो दे दिया, समझना, लेकिन उस पे एक कैविएट लगा दिया, भैया ओनरशिप तभी दूंगा, ओनरशिप तभी तभी ओनली तभी दूंगा जब इस माल का पेमेंट मुझे हो जाएगा। और बायर नंबर 1 ने इस बात को अनदेखा करते हुए उन गुड्स के फिजिकल पोजेशन इसके पास में था तो उसको दिखा के बायर नंबर 2 को बेच दिया। सर बायर नंबर 2 भले ही गुड फेथ में काम कर रहा है, इसको पता ही नहीं बैकड्रॉप में ऐसी सिचुएशन है या नहीं है, इसको नहीं पता थी, फिर भी चूंकि सेल ऑन कैश ओनली सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, ठीक है, जब तक कैश नहीं आ जाता तब तक ओनरशिप नहीं दूंगा। तो क्या इसने, जब इसके खुद के पास में ओनरशिप नहीं है तो क्या ये आगे दे सकता है? नहीं दे सकता। सर गुड फेथ में काम किया बायर नंबर 2 ने तो भी अब फर्क नहीं पड़ता, यदि सेलर ने बायर को ये कहते हुए पोजेशन ऑफ गुड्स दिया, ओनरशिप ओनली 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 विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन आई रिसीव द कैश, अदरवाइज नॉट। अब बायर नंबर 2 बेचारा फंस गया कि सर यार मेरे को थोड़ी पता था। पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है, क्या सेलर बायर से वापस अपने ही माल का फिजिकल पोजीशन डिमांड कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है, यहाँ नेमोडेट वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है सिचुएशन में? सर दोनों सिचुएशन में फर्क ये है कि जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, कि सेलर ने बायर को गुड्स या तो गुड्स दे दिए या गुड्स का फिजिकल पोजेशन दिया, उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि है ना ओनरशिप तभी दूंगा जब पैसा आएगा। उस चीज को दिखा के बायर ने नए बायर को माल बेच दी जो गुड फेथ में काम कर रहा है, तो अच्छा टाइटल मिल रहा है इसको, इधर इस पे विश्वास कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सर नेमोडेट नॉन हैबिट का एक्सेप्शन हो गया है। लेकिन सर यहीं पर सेलर ने यदि बायर को बोल दिया होता तब तक, जब तक पेमेंट नहीं तब तक माल की ओनरशिप हरगिज नहीं, और इसने फिर आगे दे दिया, तो फिर तो सर अब 100% ये इससे माल वापस लेके आ सकता है। पहले वाली सिचुएशन में इससे माल कभी नहीं ला सकता था, केवल इसके ऊपर पैसे के लिए केस ठोक सकता था।
डिफरेंस समझ में आया दोनों में, कैसे एक में नॉन नेमोडेट का एक्सेप्शन होगा, कैसे एक में नहीं होगा? बोलिए यस और नो, यस और नो, अरे बताइए। यस सर। ठीक है, कितने लोगों ने अच्छा वीडियो ऑन किया हुआ है? जस्ट, सर, मेरा आज नेटवर्क बहुत गंदा है सर। अच्छा भाई, आज आज के लिए तेरे मैं को छूट देते हैं। और किसका नेटवर्क गंदा है? सर मैं बाहर आया हूँ, मैं घर पहुंचते ही 5-10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, सुहान गोयल कल कहाँ पर था रे? सर मैं कल शाम को आया था एबीटी देख के, फिर मैं बहुत थक गया था। क्या देख के आया था? एबीटी कॉलेज में देख के आया था एग्जाम। अच्छा, फिर बहुत थक गया था तो सुहान, जो कल मैंने कवर कराया है ना, वो एग्जाम हाँ का टॉपिक है, वही आज भी कंटिन्यू हो रहा है, एग्जाम में आने वाला है, छोड़ना मत उसको। जो भी कल नहीं कर पाए वो हाँ, मैं डेफिनेट देख लिया, वीडियो देख लिया मैं। वंडरफुल। जिसने जो कल नहीं आया था और नहीं देखा है ना, आज कवर कर लेना, आज और कल के टॉपिक, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन इसलिए। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट दैट नेमोडेट का लास्ट एक्सेप्शन, बाकी 7 और 8 तो अपन ने कल ही कर लिए थे। क्या इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल, इफेक्ट ऑफ ईस्टॉपल, एक बार सुहान इस पॉइंट को पढ़ हमारे लिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। Effect of estoppel, where the owner of the goods by his statement or conduct have led the buyer to believe that the seller has authority to sell, then the buyer will acquire good title to the goods as against the original owner. देखो, कैसे अपन ने रूल ऑफ ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट पढ़ा है ना? यस सर, ईस्टॉपल का रूल क्या बोलता है? यदि किसी सेलर ने खुद ने किसी मिस्टर एक्स के सामने ये रिप्रेजेंट किया है कि हाँ हाँ, मैंने इसको ओनरशिप दी है, इसको बेचने के पूरे राइट्स हैं, या मेरी तरफ से ये एजेंट है, इसको बेचने के पूरे राइट्स हैं, भले ही उसने सेलर ने ये मिस्टर बी के साथ में ऐसा नहीं किया था, पर मिस्टर एक्स के सामने उसने रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या अब बाद में वो इस बात को डिनाई कर सकता है जो उसने खुद ने रिप्रेजेंट किया? नहीं सर, बाद में डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि रूल ऑफ ईस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? रूल ऑफ ईस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कहता है रूल ऑफ ईस्टॉपल? रूल ऑफ ईस्टॉपल बोलता है, once a person has represented something in front of another person, then he cannot afterwards deny the truthfulness of that fact, and he will have to act in the same fashion as if the things represented were really correct. ठीक है, तो वही होल्डिंग आउट, किसी और ने उसके सामने एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं ये माल इसके बिहाफ पे बेच सकता हूं, और ये चुप रह गया, तो इसने वही सहायता कर दी ना, वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जैसे कि मिस्टर वी सही बोल रहे हैं। तो ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, एंड रिजल्ट एक ही है, बात एक भी एक नहीं है, एंड रिजल्ट एक ही है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मिस्टर एक्स ने खरीद लिया वो माल मिस्टर बी से, तो भले ही ये सही में ओनर नहीं था, इससे ज्यादा अच्छी ओनरशिप मिस्टर एक्स को मिल जाएगी। क्यों? रूल ऑफ ईस्टॉपल के कारण। सुहान एग्जाम्पल पढ़ना। Example, A says to B in presence of C that A is the owner of the goods, whereas C is the true owner. C remains silent. A sells the goods to B. C cannot recover the goods from B because C has given an implied authority by his conduct to A to sell the goods. Hence, C is precluded from denying A's authority to sell. ठीक है, आप फिर अब नेमोडेट क्यूड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन ही लागू होगा, और अब वो सही सेल कहलाएगी। भले ही इस आदमी के पास में, खुद के पास में अच्छा टाइटल नहीं था, पर इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया मिस्टर एक्स को ये समझने में कि सही में नहीं नहीं, इसके पास टाइटल है, इसने खरीद लिया। बाद में ये थोड़ी ना मना कर सकते हैं, नहीं नहीं उसके पास नहीं था, मेरे को मेरा माल वापस चाहिए, ना ना ना, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ में हमने एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेमोडेट क्यूड नॉन हैबिट, ठीक है, नेमो के नाम से, नमो नमो के नाम से याद रखना, नमो नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नमो नहीं, अपने को तो नेमो याद रखना है। नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट, अ पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, एंड उसके 8 एक्सेप्शंस लिख के रख लेना, टेबल के सामने चिपका लेना। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया अपना, आज पोर्शन खत्म हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का। चैप्टर का नाम क्या है रे?
चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स सेकेंड पार्ट पे अब अपन चालू करते हैं। मैंने कहा था कि सर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओनरशिप ट्रांसफर कर दी का ये मतलब नहीं है कि गुड्स डिलीवर हो गए, या गुड्स डिलीवर कर दिए पहले ही, इसका ये मतलब नहीं है कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यस सर, ठीक है। तो दोनों साथ में भी हो सकते हैं, एक पहले एक बाद में, दूसरा पहले पहला बाद में, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही बाद में हो सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है। यस सर। तो एग्रीमेंट मतलब आज से 2 महीने बाद ओनरशिप भी दे दूंगा और माल भी डिलीवर कर दूंगा बना के। दोनों भी एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तुमको लगेगा कि सर डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी तो फिर वैसी बातें हो रही हैं जैसी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स अलग चीज है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कल सोगा के चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स का मैंने कल क्वेश्चन बैंक भेज दिया है। उसमें से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाले क्वेश्चन उठा के करना स्टार्ट कर दीजिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स वाले में छोड़ देना, वो जैसे ही 2 दिन में होंगे तब कर लेना। तो आज से करना स्टार्ट करके, बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट है, 26 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो हो सकता है काफी क्वेश्चन रिपीटेबल भी आ जाए, बट 26 पेज का है, इसलिए आज से नहीं करोगे तो 2 दिन में कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पोर्शन, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स पे। चलिए एक बार है ना सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कर लो डिलीवरी ऑफ गुड्स का, ताकि एक नया वो बन जाए। सेम लिंक पे रिजॉइन करो।